एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। पिछले लंबे वक्त से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद दुनिया से दूरी बनाए रखा। लोग पूछते रहे, आम आदमी से लेकर सांसदों तक, कपिल सिब्बल तक ने सवाल कर दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ लिया कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ हैं? गृह मंत्री को तो पता होगा, बताइए देश को, हम जानना चाहते हैं, हमें उनकी चिंता है, बताते क्यों नहीं? मगर फिर भी कुछ खबर नहीं आई। परंतु अभी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो खबर सामने आई है और उसके पीछे जो अनुमान लगाया जा रहा है, यदि वो सच हुआ तो हो सकता है कि पटना में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो ऐलान किया है वो सच भी हो जाए। धनखड़ के इस्तीफे के बाद लगातार ये चर्चा हो रही थी कि क्या ये अगले सत्यपाल मलिक बन जाएंगे, यानी सत्ता से सवाल कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था कि सत्यपाल मलिक जब कुर्सी पर थे तब भी वो मोदी सत्ता के खिलाफ जनता के हक में सवाल करते थे, यानी धनखड़ की तरह इतने लटके हुए नहीं थे। तो आइए समझते हैं कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति बेइज्जती का बदला लेने को तैयार हैं और हरियाणा से लेकर राजस्थान, यूपी, पंजाब तक कुछ तगड़ी फील्डिंग करने जा रहे हैं। क्या जाट लाबी की ताकत गुजराती जोड़ी को दिखाएंगे और जिन्होंने इनकी कुर्सी छीनी है, बेइज्जत किया है, क्या उनकी कुर्सी छीनने का माहौल बना पाएंगे? इसके साथ ही चर्चा करेंगे द हिंदू की उस रिपोर्ट की जिसने एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव आयोग यानी केंचुआ और ज्ञानेश कुमार के तमाम झूठे दावों और वादों की पोल खोल दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सामान्य मौतें जो होती हैं उनमें बुजुर्ग ज्यादा मरते हैं या नौजवान, तो आपका जवाब क्या होगा? आपके दिमाग में जो जवाब आया है ना, उसको दिमाग में ही रखिए और केंचुआ ने किस तरीके से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है उसको देखते जाइए। गुजराती जोड़ी के खासम खास कहे जाने वाले ज्ञानेश कुमार ने सारी हदों को पार कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि डंके की चोट पर वोट के अधिकार को लूट कर बस तानाशाही लागू करने की तैयारी हो रही है, वरना इतने सारे सवाल, इसके बावजूद ऐसी चुप्पी, जनता की बेअदबी नहीं की जाती। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। 2 सेकंड लगता है, अभी कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेज देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस जबरदस्त तरीके से आक्रामक है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जहां हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहे हैं, वहीं सितंबर की दोपहरी में बिहार के गांधी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि मोदी सरकार खाली 6 महीने में गिर जाएगी। और पिछले 11 सालों में कांग्रेसियों की कथनी और करनी को देखें तो इन बयानों को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने जो जो कहा वो किया और जो बताया, जिसका अनुमान लगाया वो हुआ। खड़गे के बोलने का मतलब है राहुल गांधी बोल रहे हैं और ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस आग की चिंगारी है जो पूरे देश में धधक रही है। खड़गे ने साफ कह दिया कि 6 महीने बाद डबल इंजन सरकार का नामो निशान नहीं होगा। तो सवाल यही है कि मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए कांग्रेस के पास प्लान क्या है? विपक्ष ने ऐसा क्या ढूंढ निकाला है कि यह सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं रहने वाली है, या फिर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो 6 महीने में मोदी की बैसाखियों को तोड़ डालेगी? क्योंकि पालतू केंचुआ के रहते मोदी के चुनाव हारने पर तो संदेह है, मगर एक बात तय है कि जगदीप धनखड़ अब विपक्ष में ही रहेंगे और यह सिर्फ वक्त की बात है कि वो मोदी सत्ता के खिलाफ कब बोलते हैं। दरअसल धनखड़ का अभय चौटाला के फार्म हाउस पहुंचना हरियाणा और जाटों की राजनीति में नई चिंगारी का संकेत है। स्वास्थ्य को बहाना बनाकर कुर्सी छोड़ने वाले धनखड़ अब दिल्ली के छतरपुर में इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। ये वही धनखड़ हैं जो कभी संविधान की रक्षा की बात करते थे और अब उनकी जुबान ही बंद हो गई है। अब तक तो गायब थे। पूछा जा रहा था कि धनखड़ साहब हैं कहाँ, तो खबरें प्लांट हो रही थी कि योग और टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि अब धनखड़ खुलकर फार्म हाउस में आ गए। सवाल यह है कि क्या धनखड़ का सिर्फ ठिकाना बदल गया है या मिजाज भी बदलेगा, क्योंकि राजस्थान के जाट ने हरियाणा के जाट के फार्म हाउस में पनाह ली और अभय चौटाला कह रहे हैं कि धनखड़ के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है। धनखड़ उनके बड़े बुजुर्ग की तरह है और इनेलो नेता ने खुद उन्हें फार्म हाउस में रहने को कहा है। सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सियासत में इतनी प्यार मोहब्बत चलती नहीं। इनेलो हरियाणा में हाशिए की पार्टी है, उसे बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मौका चाहिए जिसके दम पर वो हरियाणा में वापसी कर सके। और ये मत भूलिए कि हरियाणा के चुनाव पर भी सवाल है। कांग्रेस और हुड्डा वोट चोरी की बात कह रहे हैं, तो क्या सियासत का अगला अखाड़ा हरियाणा बनेगा और इस दंगल में धनखड़ की भूमिका क्या होगी? क्योंकि हरियाणा की राजनीति के दिग्गज रहे देवीलाल के साथ धनखड़ का 40 साल पुराना रिश्ता है और चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद भी उन्हें खूब मिला है। और अब मोदी सत्ता के दौर में चौटाला के फार्म हाउस की मेहमान नवाजी भी
मिल रही है। उम्मीद है कि धनखड़ बोलेंगे और बोलेंगे तो मोदी सत्ता को परेशानी होगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में अमित शाह से भी ये जवाब दिए बन नहीं रहा था कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, और राहुल गांधी भी पूछ रहे थे कि उपराष्ट्रपति कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात राकेश टिकैत ने कह दी कि जब इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हो जाता है तो वोट चोरी कौन सी बड़ी बात है। मगर बात धनखड़ और चौटाला के रिश्ते की है तो 1989 में देवीलाल ने जगदीप धनखड़ को जाट बिरादरी का लीडर बनाया। जनता दल के टिकट पर धनखड़ झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीते और फिर देवीलाल के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मगर वीपी सिंह ने देवीलाल को डिप्टी पीएम के पद से हटाया तो धनखड़ अकेले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। वफादारी की मिसाल कहिए या सियासी चाल। बाद में जगदीप धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में चले गए और 1993 में किशनगढ़ से विधायक बने और इसी कार्यकाल के लिए धनखड़ ने राजस्थान के पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए फिर से आवेदन किया है। 1993 से 98 तक किशनगढ़ से कांग्रेस विधायक रहे धनखड़ को 74 साल की उम्र में 42,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति को पेंशन के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। मगर जनता जानती है कि यह मामला अलग है। धनखड़ उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़कर गायब हुए तो चौटाला के फार्म हाउस में प्रकट हुए और ये अभय सिंह चौटाला ही थे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ टाइप 8 बंगले का इंतजार है या कुछ और चल रहा है, क्योंकि अभय चौटाला ने खुलकर कहा कि धनखड़ का इस्तीफा स्वैच्छिक नहीं था, यानी स्वास्थ्य खराब होने की बात सही नहीं है, ये झूठ है और मोदी शाह की जोड़ी ने धनखड़ को मजबूर किया। चौटाला का आरोप है कि बीजेपी को किसानों की बात करने वाले नेता पसंद नहीं है। धनखड़ जाट बिरादरी से आते हैं और देवीलाल के शिष्य रहे, हमेशा किसानों के हक की बात करते थे। तो सवाल यह है कि किसानों की बात करना क्या धनखड़ की गलती थी या फिर बात कुछ और है, क्योंकि हल्ला तो इस बात का था कि धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया था और यह बात महामानव को नागवार गुजरी और धनखड़ अब फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। तो बताएंगे कि सच्चाई क्या है, आखिर विपक्ष के पाले में उनका आना क्या कहता है। मगर एक बात है कि धनखड़ के इस्तीफे ने जाटों को फिर से नाराज कर दिया है और उनका इस्तीफा जाटों की सियासत का सवाल बन गया है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और पंजाब में जाट आक्रोशित हैं, जबकि बीजेपी ने पिछले 11 सालों में जाटों को लुभाने की खूब कोशिशें की हैं। यूपी चुनाव के चलते ही कृषि कानून वापस लिए गए, उसके साथ धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाना, सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाना और हरियाणा में सुभाष बराला जैसे नेताओं को आगे करना। मगर किसान आंदोलन ने बीजेपी की हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके बाद स्वर्गीय सत्यपाल मलिक के साथ हुई बेअदबी और फिर से धनखड़ की बेइज्जती। तो क्या जाट पुत्र का इस्तीफा हरियाणा की राजनीति में नई चिंगारी बनेगा, क्योंकि जाट नेता बीजेपी को चेताने लगे। यहां तक कि राकेश टिकैत ने भी तंज कस दिया कि 50 साल से कम उम्र के जाट नेता बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला की तरह खत्म होंगे और 50 से ऊपर वाले धनखड़ या सत्यपाल मलिक की तरह किनारे कर दिए जाएंगे। ये बताता है कि जाटों को अब बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा और ये आने वाले हर चुनाव में भारी पड़ेगा। अभय चौटाला ने इस रिश्ते को भले ही पारिवारिक करार दिया हो, लेकिन सियासत में रिश्ते इतने सीधे होते नहीं। क्या ये रिश्ता सिर्फ भावनाओं का है या इसके पीछे कोई सियासी मंशा है या फिर ये बीजेपी को सबक सिखाने की चाल है? इन सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब धनखड़ साहब मुंह खोलेंगे। अब देखना यह है कि मुंह कब खोलते हैं। और ये बात भी तय है कि 2024 में जो गलती महामानव से हुई उसकी भरपाई वो कर नहीं पाएंगे और न ही उस नतीजे को बदल पाएंगे। तो एकमात्र रास्ता मोदी की बैसाखियों को तोड़ने का ही है। मगर उससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस एटम बम और हाइड्रोजन बम के ब्लास्ट से मोदी का जीना हराम कर देंगे, इतना बेइज्जत कर देंगे कि महामानव मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। कम से कम दावा तो यही है, क्योंकि विपक्ष के पास इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। मगर एक बात यह भी तय है कि कांग्रेस के हाथ कुछ ऐसा लग गया है जिससे हर नेता मोदी को चैलेंज कर रहा है। पवन खेड़ा ने तो खुलेआम कह दिया है कि वाराणसी लोकसभा सीट का मशीन रीडेबल डेटा और काउंटिंग सेंटर का फुटेज दे दीजिए, साबित हो जाएगा कि मोदी को वोट चोरी से जिताया गया है। और यह आरोप सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल में भी वोट चोरी की आग फैल रही है। उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने तो साफ कह दिया कि उड़ीसा की 20 सीटों के दम पर ही मोदी पीएम है और उड़ीसा में भी हर जिले में वोट चोरी के खिलाफ रैली निकाली जाएगी। संजय राउत का ऐलान है कि वोटर अधिकार यात्रा पूरे देश में होगी, यानी विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच बिहार में एसआईआर के बावजूद 39 विधानसभा सीटों पर गजब के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने ताजा खुलासे में लिखा कि बिहार में 1,87,000 से ज्यादा वोटरों के नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज हैं और इनमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों के पास दो
दो वोटर कार्ड है, जबकि उम्र का फासला सिर्फ 5 साल का है। यही नहीं, 25,000 से ज्यादा मामलों में तो नाम, रिश्तेदार के नाम और उम्र तक हूबहू एक जैसे है। तो सवाल यह है कि केंचुआ ने कितनी ईमानदारी से एसआईआर किया है, या फिर महामानव को जिताने के लिए फर्जी वोटरों का जाल बिछाया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई के बावजूद कंफ्यूजन बना हुआ है। चुनाव आयोग ने कोर्ट से कह दिया कि 1 सितंबर के बाद भी बिहार के वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। यानी जिन 65 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं, वे नामांकन की आखिरी तारीख तक अपना नाम शामिल करा सकते हैं। मगर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने समय सीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया है, सिर्फ चुनाव आयोग के बयान को नोट किया गया। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड सभी के लिए मान्य होगा, लेकिन यह नागरिकता का सबूत नहीं है। तो वोटर लिस्ट में क्या विदेशियों के नाम जोड़े जाएंगे, या फिर आधार के साथ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना होगा? और यदि दूसरा देना ही होगा तो आधार का मतलब क्या है? यह कंफ्यूजन बना हुआ है और शायद बना रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है। और आरजेडी के वकील शोएब आलम का कहना था कि बूथ लेवल ऑफिसर फॉर्म लेने से मना कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि आधार मान्य होगा, मगर यह नागरिकता का सबूत नहीं है। और यही बात बीजेपी के आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय ने भी कही थी। जनता क्या करे, माई बाबू का जन्म प्रमाण पत्र जुटाए या फिर आधार के जरिए नाम जुड़वाए? इस बीच द हिंदू की रिपोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का भंडाफोड़ कर दिया है। कहिए कि श्रीनिवासन रमानी ने योगेंद्र यादव और डाटा मीट के साथ ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का पोस्टमार्टम कर दिया है। और इस पोस्टमार्टम से पता चला है कि तथाकथित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को साफ करने का अभियान नहीं, बल्कि 65 लाख वोटरों से मताधिकार छीनने का खुला खेल है। इस पोस्टमार्टम में 8 तरह की मेन गड़बड़ियां, सैकड़ों संदिग्ध पैटर्न और सवालों की भरमार ने ज्ञानेश कुमार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि यह सफाई नहीं, सियासी सफाया है। क्योंकि रिपोर्ट से जो पहला ट्रेंड सामने आया है वो यह है कि बिहार में बूढ़ों से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। क्या आप विश्वास करेंगे कि बिहार के 80 पोलिंग बूथों पर 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं, और उनमें से आधे से ज्यादा 50 साल से कम उम्र के थे। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का सच है। जैसे भागलपुर के कहलगांव में 58 मौतें हुई, और इनमें से 50 लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा में सेंट टेरेसा स्कूल के बूथ पर 70 मौतें हुई हैं, और इनमें से 59 लोग 50 साल से कम की उम्र के हैं। यानी बुजुर्ग नहीं मर रहे, नौजवान ज्यादा मर रहे हैं, कम उम्र के लोग ज्यादा मर रहे हैं। ये केंचुआ के अनुसार है। पूर्णिया के बैसी में मदरसा बिशनपुर बूथ पर 61 मौतें हुई, और 48 लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में अचानक से जवान लोग मरने लगे हैं? क्या इन मौतों का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, या ये सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम काटने का जुगाड़ है? चंपारण और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती इलाकों में ये पैटर्न क्यों दिख रहा है? और यही नहीं, नौजवानों के बाद एसआईआर में महिलाओं का खूब नाम कटा है। रिपोर्ट के मुताबिक 127 बूथों पर 50 या उससे ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए, और काटे गए नामों में 80% से ज्यादा हिस्सा महिलाओं का है। जैसे किशनगंज में रमणिया पोखर स्कूल के बूथ पर 105 नाम काटे गए, और इनमें 97 महिलाएं। रोहतास के करगहर में दिव्यान स्कूल के बूथ पर 85 नाम हटाए गए, और इनमें 78 महिलाएं हैं। बक्सर के राजपुर में बसही स्कूल बूथ पर 57 नाम हटाए गए, और इनमें 52 महिलाएं, 57 में से 52। तो सवाल यह है कि क्या महिलाएं अचानक गायब हो गई, या ये सब कुछ उन्हें वोटिंग से रोकने की चाल है? वैसे भी आप जानते हैं, पुरुषों का नाम कटेगा तो वो एक बार बोल भी सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, मगर महिलाओं का नाम काट दो, एक बार उन्हें पता चल जाए कि नाम नहीं है, तो फिर वो ज्यादातर शांत ही हो जाएंगी। और सवाल ये भी है कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में ये पैटर्न ज्यादा क्यों है? क्या ये संयोग है या प्रयोग है? इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार ने बिहार में 1985 बूथों पर 200 से ज्यादा वोटरों के नाम काटे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये सामान्य से कहीं ज्यादा है। गोपालगंज तो इस खेल का गढ़ बन गया है। गोपालगंज के निरंजना स्कूल में 641 नाम हटाए गए हैं। कहा गया है कि 599 लोग कहीं और चले गए, और 39 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग गायब हैं। गोपालगंज के ही जंगी राय टोला में 627 नाम हटाए गए हैं। कहा गया है कि सभी लोग कहीं और चले गए हैं। इसी तरह भोजपुर में शाहपुर के बहुदारी में 605 नाम हटाए गए हैं। इनमें 539 को शिफ्ट करार दिया गया, मतलब कहीं और चले गए। बहुदारी में ही 46 मौतें भी हुई हैं। यही नहीं, बिहार के 412 बूथों पर 100 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं, और ये सामान्य मृत्यु दर से कहीं ज्यादा है। जैसे कि पूर्णिया में बनमनखी के बुधिया में 181 मौतें, भागलपुर
टेक्निकल में 165 मौतें और सारण के पोखर भिंडा में 162 मौतें हुई। तो सवाल यह है कि पिछले समरी रिवीजन के बाद बिहार में कोई गुप्त महामारी फैली थी क्या? अगर नहीं तो इन मौतों की जांच कौन करेगा? क्योंकि समरी रिवीजन तो जनवरी 2025 में ही हुआ था। ज्ञानेश कुमार के एसआईआर का एक और खेला समझिए कि 973 बूथों पर जितने भी नाम हटाए गए हैं उनमें सबका कारण मौत था। जैसे भोजपुर में बरहरा के नारायणपुर में मौत के चलते 126 नाम हटा दिए गए। गोपालगंज में भोरे के नौका टोला में 124 लोगों की मौत बताई गई है और सबका नाम हटा दिया गया है। वैशाली में हाजीपुर के फुलहरा में 118 नाम हटाए हैं और सबका कारण मौत बताया गया है। गजब बात यह है कि यहाँ पर कोई भी पलायन नहीं किया गया है और न ही कोई अनुपस्थित हुआ, सब खाली मर गए हैं। इसलिए बिहार की राजनीतिक पार्टियों को ज्ञानेश कुमार से इनका मृत्यु प्रमाण पत्र मांगना चाहिए, नहीं तो केंचुआ हलफनामा देकर माफी मांगे। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि 5084 बूथों पर 50 से ज्यादा वोटरों को गायब बताया गया है। जैसे गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय बूथ पर 457 लोग अनुपस्थित हैं। इनमें 215 पुरुष और 242 महिलाएं हैं। सबकी औसत उम्र 42 साल से ज्यादा है। पूर्णिया में कस्बा के प्राणचट्टी में 351 लोग गायब हैं। इनमें 208 पुरुष और 143 महिलाएं हैं। सबकी औसत उम्र 26 साल से थोड़ी ज्यादा है। वैशाली में हाजीपुर के चौहट्टा बूथ से 339 लोग अनुपस्थित हैं। इनमें 177 पुरुष 162 महिलाएं हैं और इनकी औसत उम्र 41.9 वर्ष है। सवाल यह है कि अगर बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोग गायब हो रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार कर क्या रही और पिछले समरी रिवीजन में ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आए? मगर ज्ञानेश कुमार के एसआईआर में महिलाओं पर खास कृपा रही। जैसे 663 बूथों पर 60 से ज्यादा वोटर शिफ्ट हुए और इनमें 75% से ज्यादा महिलाएं। गोपालगंज में कुचायकोट के सिकटिया में 80 लोग शिफ्ट हुए और सभी महिलाएं हैं। गोपालगंज के ही चतुरबगहा में 63 लोग शिफ्ट हुए हैं और सभी महिलाएं हैं। और राम रतन शाही स्कूल बूथ पर 71 लोग शिफ्ट हुए, इनमें 70 महिलाएं हैं। सवाल यह है कि यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में अकेले महिलाएं कहाँ जा रही हैं, कहाँ शिफ्ट हो रही हैं और इनके पुरुष कहाँ चले गए? सवाल यह है कि क्या बिहार में मर्दों से ज्यादा औरतें पलायन करने लगी हैं या किसी दूसरी दुनिया में चली गई? सवाल यह भी है कि यह पैटर्न 18 से 29 साल की महिलाओं पर क्यों केंद्रित है? क्या इसलिए कि ये महिलाएं भाजपा के जंगल राज के नैरेटिव में फंसती नहीं है? क्योंकि 20 साल से तो बिहार में नीतीश और भाजपा का सुशासन ही चल रहा है। मगर आंकड़ों के इस खेल में पूर्णिया, किशनगंज, चंपारण जैसे सीमावर्ती जिले और गोपालगंज गढ़ है और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में यह पैटर्न ज्यादा दिखता है। द हिंदू की यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल है क्योंकि इसके सवाल एसआईआर को एक्सपोज करते हैं और इसके पैटर्न आंकड़ों के लिहाज से असंभव सा नैरेटिव खड़ा करते हैं। आखिर 100% मौतें वाले बूथ कहां से आ गए? 90% से ज्यादा महिला वोटर की कटौती और जवानों की मौत, यह सब संयोग नहीं, साजिश जैसा लगता है। इसलिए बिहार में गली गली वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है क्योंकि एसआईआर की चपेट में हर कोई है और उसे लग रहा है कि केंचुआ अब ईमानदार नहीं रहा। द वायर के साथ बातचीत में योगेंद्र यादव ने कहा कि एक पत्रकार पर एफआईआर हो सकती है, ट्वीट करने पर एफआईआर हो सकती है, लेकिन 1 लाख पन्नों का सबूत देने पर भी चुनाव आयोग जांच नहीं करता है। अगर चुनाव आयोग सचमुच अंपायर होता तो निष्पक्ष जांच करवाता। पंच परमेश्वर की परंपरा यही कहती है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी साख बचाए रखना ही आपका श्रम है। देखना है कि ज्ञानेश कुमार श्रम करते हैं या शर्म करते हैं। हालांकि बहुत बेशर्म आदमी लगते हैं, शर्म भी नहीं कर सकते। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनके कर्मों को देखकर कह रहा हूं। वैसे आप क्या मानते हैं ज्ञानेश कुमार जैसों को और इसके पहले जो राजीव कुमार थे उनको? क्या इन लोगों के भीतर कोई शर्म हया है? अगर होती तो क्या ये सरेआम खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।